तो डीएनए ब्लॉक की अपन बात करें, सबसे पहले एफ ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, है ना। एफ ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सर। एफ ब्लॉक की अपन बात करेंगे तो क्या होता है एफ ब्लॉक, तो आप बोलेंगे सर एफ ब्लॉक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपने को देखने को मिलता है ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 एंड 7 में ये हमें देखने को मिल जाता है सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप बोलेंगे ठीक है सर, मिलता है, बहुत अच्छी बात है, मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर एफ ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है सर, एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है, उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली 2 सीरीज से मिलके बना है सर। कितनी? 2 सीरीज से। कौन कौन सी? सबसे पहला जिसको हम बोलेंगे 4F सीरीज। 4F सीरीज को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज लैंथेनाइड्स या फिर इसको लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। यहां पे याद रखना ये होता है 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सर? सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के लुटीशियम एटॉमिक नंबर 71 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड कहते हैं सर। लैंथेनाइड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सुन लो क्या है। लैंथेनाइड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, वो क्या है सर? ब्रेक 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 ब्रेक। चाय बन रही है, चाय बनते ही ब्रेक दे देता हूं चाय बनते ही ब्रेक दे दूं क्या? लैंथेनॉइड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है क्या? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें देखने को मिलते हैं सर। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें क्या? आइए देखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं। क्या होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अगर हम लैंथेनॉइड की बात करें तो सबसे पहले लैंथेनम लिख लेते हैं। आप याद रखिएगा, इसके लिए एक सिंपल सी लाइन याद रखिए, अब तक 56 भरो, अब तक 56 भरो। 56 कैसे भरेंगे सर? तो आप बोलेंगे 56 भरने का तरीका है ज़ेनॉन 6s2, ये टोटल 56 इलेक्ट्रॉन हो जाता है सर, ये टोटल 56 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसके बाद लैंथेनम गैडिलोनियम, है ना, और सीरियम, इनमें आपको क्या भरना है सर? और लुटीशियम, इनमें आपको क्या भरना है सर? इनमें आपको 5d1 में इलेक्ट्रॉन भरना है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन इन F, रेस्ट इलेक्ट्रॉन इन 4F। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आराम से दिखाता हूं, आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक बारी तरीका देख लीजिए, एक बारी तरीका देख लीजिए। कोई बात नहीं, ये तो ऊपर नॉर्मल बातें लिख रहा था। सबसे पहले लैंथेनम या सबसे पहले लैंथेनॉइड La, है ना, तो लैंथेनम की बात कर लेते हैं। लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज नॉट अ लैंथेनॉइड, ये नॉट अ लैंथेनॉइड, एक लैंथेनॉइड नहीं है सर ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद 6s2। अच्छा 6s2 के बाद मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 4F आएगा, फिर 5d आना चाहिए, ठीक है, यस सर। अब सुनते जाओ, लैंथेनम के बाद सिर, इसको याद करने का अगर आपने नेमोनिक याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, समाई। फिर यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और लास्ट में इंजीनियर तुम YB लो, ठीक है। तो एलिमेंट का नाम क्या हो गया सर? टर्बियम के बाद 68, 69, 70, 71। भाई मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64 64 के बाद 60, वही मैंने बोला, गिनती भी गड़बड़ा जा रही है यार। मतलब स्ट्रेस में काम करो तो ब्रेन थोड़ा काम करना कम कर देता है, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब ज़्यादा काम करने के बाद। ठीक है, 68, 69, 70 और 71। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या करना है अपने को, इसी को कॉपी करना है और इसी को रिपीट, ओ भाई साहब, अपने को इसको कॉपी करना है और इसी को बार बार रिपीट करते रहना है ना। अपने को क्या करना है सर, अच्छा इसी को बार बार रिपीट करना है। तो मैंने बोला यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे 5d1 4f0, इसकी बात करें तो आप बोलोगे सर जेनॉन 6s2, और वहां पे लिखा है ना कि सीरियम पे भी d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4f1 5d1, उसके बाद जेनॉन 6s2, ये तो कॉमन रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा सर 4f3 5d0, अब d पे 0 हो गया, यहां पे जेनॉन 6s2 4f4 5d0, जेनॉन 6s2 4f5 5d0, और ये सिमिलरली ऐसे ही चलते रहेगा 4f6 4f7। अब यहां पे गैडिलोनियम में चेंज आएगा सर, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो इसके कारण यहां पे जेनॉन आ जाएगा, जेनॉन के बाद 6s2 आ जाएगा, 4f7 यहां रहेगा और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहां पे वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल में मतलब f में चला जाएगा, तो ये 4f 1 इलेक्ट्रॉन गया 8 और ये 9 हो गया 5d 0। उसके बाद अगर अपन इधर बात करें तो यहां पे क्या होगा सर dy में, यहां क्या होगा, नहीं ठीक है, dy में क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे ये हो गया जेनॉन, जेनॉन के बाद 6s2 4f10 और 5d0। इसके बाद HO की बात करें, HO में क्या हो जाएगा सर, आप बोलेंगे जेनॉन 6s2 4f11 5d0। फिर ER की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा सर, जेनॉन 6s2 4f12 5d0। फिर यहां पे जेनॉन 6s2 4f13 5d0, यहां पे जेनॉन 6s2 4f14 5d0, और यहां पे जेनॉन 6s2 4f14 5d1। इसमें अगर आप देखेंगे तो n+l रूल के एक्सेप्शन कौन कौन है उसको देखिए सर, लैंथनम इज एन एक्सेप्शन, सीरियम इज एन एक्सेप्शन, गैडिलोनियम इज एन एक्सेप्शन, बट लुटीशियम इज नॉट एन n+l का एक्सेप्शन। पता है क्यों? क्योंकि हमें 4f को भरने के बाद 5d ही भरता, 4f कंप्लीटली भर चुका है। क्या ये बात क्लियर है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम साइजेस की बात करें तो देखो 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। लैंथनम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है। +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन F0, ये लैंथनम भी है इसमें, तो लैंथेनॉइड में ये F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 मतलब गिनती चलती है सर F की। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या ये अरेंज्ड होता है सर, बहुत वेल ऑर्डर्ड में। एस ब्लॉक एलिमेंट भी इतने ऑर्डर्ड नहीं होते हैं। फिर अगर अपन रेडियस की बात करें, साइजेस की बात करें, तो आप याद रखिएगा लैंथनम का साइज ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, लेकिन यूरोपियम का साइज इन सब में सबसे बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हाँ, +3 आयन का साइज रेगुलर डिक्रीज करता है, इसमें कोई एक्सेप्शन और कोई इधर उधर की तंगी नहीं है सर। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला, ऑल लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल, ये सभी सॉफ्ट मेटल होते हैं। टार्निश रैपिडली इन एयर, मतलब तुरंत रिएक्ट करके अपने ग्लो को खो देते हैं। हार्डनेस इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनका हार्डनेस भी बढ़ता है। और समैरियम SM इज वेरी हार्ड एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब SM है तो हार्ड भी होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग होता है सर। फिर ऑल लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली ये मेटल्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं सर, मेटल्स होते हैं। आगे बात करते हैं। मेनी लैंथेनॉइड Ln+3 आर कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन, जिसमें Ln+3 और Lu+3 आर कलरलेस। क्यों? क्योंकि La+3 के पास क्या है सर, F0, इसके पास क्या है सर, F14। फिर अगर हम आगे बात करें, एक्सेप्ट F0 टाइप इतना एंड F14 टाइप इतना, ऑल अदर आयंस आर पैरामैग्नेटिक, सभी पैरामैग्नेटिक होता है। और ये बात याद रखिएगा क्या सर, कि नियोडीमियम शो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म,
नियोडीमियम में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होता है, इंस्टेड उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंस्टेड उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनम, गैडोलिनियम, लुटीशियम आर एब्नॉर्मली लो बिकॉज दे अटेन हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, इस कारण से। फिर अगर अपन बात करें, अर्लियर मेंबर ऑफ लैंथेनाइड रिसेंबल्स कैल्शियम, लेटर मेंबर रिसेंबल्स एल्यूमिनियम, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? +3 है। फिर कुछ रिएक्शंस की अपन बात कर लेते हैं। रिएक्शंस अगर आप देखेंगे तो लैंथेनम का रिएक्शन सिंपली क्या है, +3 टाइप का किसी भी M+3 टाइप का मेटल का जैसा रिएक्शन होता है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रिएक्शन है। जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा H2 बना के देगा, फिर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा LnX3 टाइप का या EX3 टाइप का कंपाउंड बना के देगा, वाटर के साथ LnOH होल्ड थ्राइस और साथ में H2 लिबरेट करके देगा, कार्बन के साथ कार्बाइड बनाएगा LnC2 टाइप का, फिर नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएगा, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा। एक और एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि +3 से Ln जाने के लिए इज पॉजिटिव फॉर ऑल बट लेस पॉजिटिव फॉर यूरोपियम, यूरोपियम के लिए ये लेस पॉजिटिव होता है। फिर कार्बाइड का 3 फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है जो लैंथेनम बनाते हैं। फिर लैंथेनम के यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉय, स्टील, फॉर प्लेट्स एंड पाइप, और इसका एक मेटल होता है जिसको मिश मेटल कहते हैं। मिश मेटल इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनम जिसमें 5% 95% लैंथेनाइड्स होते हैं, 5% आयरन। अब एक बात बता यार, 95 और 5% अगर दोनों को जोड़े, है ना, 95 और 5 अगर दोनों को जोड़े तो टोटल कितना होता है? आप बोलोगे सर 100% हो गया, तो अब क्या बचा? ये तो वही बात हो गई, 50% मेरा, 50% तेरा, बाकी सब बच्चा लोग का। बच्चा लोग को तो कुछ मिला ही नहीं। तो यहां पे आप देखेंगे ट्रेसेस में क्या होता है सर, इसको आप ऐसे याद कर लो, साकाल। साकाल का मतलब क्या है सर? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इन ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट में होता है। मिक्स मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। फिर मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनम आर यूज्ड इन कैटालिसिस इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, और सम इंडिविजुअल लैंथेनम ऑक्साइड आर यूज्ड इन फ्लोरेसिंग मटेरियल, इनको फ्लोरेसेंस की तरह भी यूज करते हैं। फिर इससे रिलेटेड, लैंथेनॉइड से रिलेटेड एक सवाल आता है रेडॉक्स का। लैंथेनॉइड से रिलेटेड एक बड़ा ही प्यारा सवाल है ऑफ रेडॉक्स। तो सुनिए ध्यान से, रेडॉक्स की बात करते हैं। रेडॉक्स की बात क्या आती है ये सुनिए। लैंथेनॉइड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है अगर कोई भी लैंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये भी +3 जाना चाहेगा। कोई लैंथेनॉइड अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो भी ये +3 जाना चाहेगा। अब ये +4 क्यों बनाता है, +2 क्यों बनाता है, उसके पीछे अलग कहानी है, लेकिन ये जाना हमेशा इसका फाइनल डेस्टिनेशन +3 होता है। यहां से यहां जाने में इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी Ln+2 है वो सभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। जितने भी Ln+4 है वो सभी क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन गेन करके Ln+3 बनाते हैं एंड दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए। जैसे मैंने आपसे पूछा Cerium+4 विल एक्ट एज, कैसा काम करेगा Cerium+4 बताओ? पहला OA, दूसरा RA, तीसरा नन। बताइए क्या लगता है आपको Cerium+4 किस तरीके से काम करेगा? Cerium+4 किस तरीके से काम करेगा? जल्दी से एक बारी बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से एक बारी बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं। इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ेंगे? वही F ब्लॉक तो पूरा ही होने वाला है। एक्टिनॉइड्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी नहीं होती। फिर डी ब्लॉक के बाद सॉल्ट एनालिसिस और फिर जेई के सवाल एक साथ। तो आप बोलेंगे सर Cerium+4 है, ये +4 से Cerium+3 जाना चाहेगा और इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए जो अभी तक जुड़े हुए हैं और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें तो एक्टिनॉइड्स क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद के 14 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। इसको याद करने का एक तरीका, वैसे तो बहुत सारे ट्रिक्स है, मैं एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐस फरमाते मडोना और लारा। ठीक है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐस फरमाते मडोना और लारा। इसकी अगर अपन बात करेंगे सर, यहां पे आपको एलिमेंट्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का क्या होगा सुनिए। यहां पे एक्सेप्शन भर भर के होता है सर। देखो 6d1, 6d2, 61, 61, 61। तो तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर तक तो एक्सेप्शन है सर। सब में डी में इलेक्ट्रॉन है और थोरियम में तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन है सर। ठीक है, हाँ सर।
उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन F में जाता है, फिर क्यूरियम में जाकर के 5f7 हाफ फिल्ड होने के कारण फिर D में एक बार इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर वापस F में इलेक्ट्रॉन जाता है और लास्ट में फिर, है ना, लास्ट में फिर लॉरेंशियम में भी एक बार D में इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि 4f पूरी तरीके से फुलफिल हो चुका रहता है, फुलफिल हो चुका रहता है सर। इसके बारे में अगर हम साइजेस की बात करें, साइजेस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं, साइजेस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल इसमें नहीं पूछे जाते हैं सर। आगे बात करें एक्टिनाइड्स की, कुछ बात कर लेते हैं कॉमन सी। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेडियो एक्टिविटी। हाफ लाइफ ऑफ स्टार्टिंग एक्टिनाइड इज हाई वाइल लेटर इज लेस। फिर 5f इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट देन 4f बिकॉज दे आर लेस बरीड देन 4f। तो इसके कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाने की टेंडेंसी हो जाती है। एक्टिनियम की बात करें तो ये तो +3 दिखाता है, थोरियम +4 दिखाता है, Pa+5 मैक्सिमम दिखाता है, यूरेनियम मैक्सिमम +6। डायरेक्ट सवाल है सर, याद रखिएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज +7। कौन दिखाता है सर? तो Nu और Pu, ये दो एलिमेंट Np और Pu, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों ही क्या करते हैं सर? +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन बी सीन। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी देखने को एफ ब्लॉक में नहीं मिलता, फिर एब्रप्टली ये डिक्रीज हो जाता है। यूरेनियम का डायरेक्ट सवाल आ चुका है पेपर में कि यूरेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या होता है सर? यूरेनियम पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चलिए इसके बाद हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक लगभग यही बातें थी, इसके बाद एफ ब्लॉक में कुछ ऐसे बचता नहीं है। हाँ, आप एक्टिनॉइड्स के बारे में और 2-3 बातें याद रखिएगा। एक्टिनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं सर? इसको 5f इनर ट्रांजिशन भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड 5f इनर ट्रांजिशन, और इसमें इलेक्ट्रॉन 5f सीरीज में भरे जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये 14 एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर 89। पीरियोडिक टेबल में कहां बिलोंग करता है सर? तो आपको सभी को पता है, ग्रुप नंबर तो इसका 3 ही है, और पीरियड नंबर इसका कितना है सर? 7। पीरियड नंबर 7 को बिलोंग करता है। चलिए अब हम आगे आते हैं सर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स से भी इस बार खूब सारे सवाल आने के चांसेस हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन और ये सारी प्रॉपर्टीज, अलॉय फॉर्मेशन, है ना, फिर एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ये सारी बातें हमें पढ़नी होती है। और लास्ट में अगर हम चले तो हमें 4 कंपाउंड या 4 आयन्स के बारे में पढ़ना है जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी होती है। सर लाइट चला गया है, कैंडल जला के पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है ना यार, ये तो अच्छी बात है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ना ज़रूरी है ना यार। देखो मैं 2 बातें बताता हूँ। एक बड़ी सिंपल सी लाइन है यार कि बनता हुआ, है ना, बनता हुआ डॉक्टर किसी को नहीं पसंद है भाई। बनता हुआ डॉक्टर मतलब डॉक्टर इन मेकिंग को कोई पसंद नहीं करता है। बन गया डॉक्टर सबको पसंद है, उसकी सब तारीफें करते हैं। तो ठीक है, अभी अपन बनते हुए डॉक्टर हैं सर, अभी अपन रास्ते में हैं, तो नहीं होगी अपनी इज्जत, हमें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। एक बार तुम डॉक्टर बन गए तो वही कठिनाई में जब तुम होगे तो 10 लोग आ जाएंगे मदद करने, अरे भैया आप फंसे हो, अच्छा रुको हम बताते सर, हमारा जुगाड़ है सर, हमारा जुगाड़ है सर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें सर तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले हैं। जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने कि डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट, है ना, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट, ठीक है, फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और याद रखना जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल हमेशा भरे हुए होते हैं। इनके डी ऑर्बिटल हमेशा भरे हुए होते हैं सर। उसके बाद आगे चलते हैं सर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 d 1 से 10 तक, ns 1 से 2 तक। लेकिन पलाडियम इसका एक एक्सेप्शन है। पलाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, सुन लो, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैं सारी सीरीज एक बारी लिख दूं क्या? सारी सीरीज एक बारी लिख दूं क्या डी ब्लॉक? क्या हो देखते हैं।
हम बात करते हैं किसकी सर, 3D सीरीज, फिर बात करेंगे 4D सीरीज, फिर बात करेंगे 5D सीरीज, 6D सीरीज के एक दो एलिमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 3 पे चलें तो सैंडल या लात का असर, ठीक है। उसके बाद इधर चलते हैं, साइंटिस्ट बाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकुजेंस। इसके बाद यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। फिर इस पे चलते हैं सर, ला हफ्ता वो रहमान ओस ईरान परचेस्ड गोल्ड एंड मरकरी, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट है। इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, और आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई इनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ये ग्रुप 8 मतलब ये ग्रुप 12 11 और 10, ग्रुप 10 वाले जो है ना जिनमें D8 कॉन्फ़िगरेशन से जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप पाएंगे दिस इज 5s0 4d10, और प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर 6s1 5d9। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक में तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे में सॉरी एस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन इधर से खसक के उधर चल गया है। इसकी बात अगर अपन करें तो ये वाले सारे एलिमेंट हो गए, इसमें एक्सेप्शनल भरे पड़े हैं सर, जैसे ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है ना, ये सभी के सभी एक्सेप्शनल है सर। तो आइए एक बार एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया 5s0 4d10। अब अगर आप एक्सेप्शन देखेंगे तो आपको क्रोमियम मिल जाएगा, और ग्रुप 1 में मतलब 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर मिल जाएगा, जिसमें S1 और S1 आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 4D सीरीज देखेंगे तो भरा पड़ा है सर। 4D सीरीज में शुरुआत के दो एलिमेंट छोड़ दो, 4D सीरीज के शुरुआत के यारी जरा छोड़ दो, है ना, फिर निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो, है ना, और कैडमियम छोड़ दो। शुरू के दो एलिमेंट, आखिरी का एक एलिमेंट, बाकी सब एक्सेप्शनल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और पैलेडियम में तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर अपन 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज में प्लैटिनम और गोल्ड में एक्सेप्शन है, 6D सीरीज में रोंटिनियम में एक्सेप्शन है, और 6D सीरीज में आपका लैंथनम और एक्टिनम में भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर। तो ये बात हो गई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर कुछ टिपिकल पॉइंट्स जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी एनसीईआरटी ये बात कहती है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ सिमिलैरिटी एग्जिस्ट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटी का मतलब है कि अगर आप इधर से चलेंगे तो भी प्रॉपर्टीज आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो भी प्रॉपर्टीज आपको एक अलग तरीके से एक जैसी देखने को मिलेंगी। तो दोनों तरीके से सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। फिर आगे चले कि विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे मान लो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, ये तरीके का पैकिंग होता है, ये तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है। तो इसमें अगर आप इसको छोड़ दो, जिंक को छोड़ दो, कैडमियम को छोड़ दो, मरकरी को छोड़ दो और मैंगनीज को छोड़ दो, बाकी सभी का एक या एक से अधिक टाइप का जनरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज की बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जनरली मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D, लेकिन ये एक्सेप्शन है सर फॉर ग्रुप 11। ग्रुप 11 मतलब गोल्ड क्या बोलते हैं अपन, कॉइनेज मेटल्स का, सिल्वर है ना, मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है सर, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद कॉपर। मतलब कॉपर जो सबसे पीछे होना चाहिए था वो कूद के सबसे आगे चला जाता है इन मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। ये दो ग्राफ है, ग्राफ की अपन बात करें तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। देखो मेल्टिंग पॉइंट हॉफनियम से या यहां से देखो ऐसे बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर ऐसे गया, कॉपर ऊपर चला गया सर। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का बेसिकली ग्राफ है, जिसमें आप देखेंगे बीच वाला एलिमेंट मतलब ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट जनरली सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है पूरे ग्रुप में। इसके बाद ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह ग्राफ है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप सभी को पता है सर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, एक बच्चा कह रहा सीरियम +4 वाले में क्या गलत हो गया भाई, बताओ, बता दो यार, मैं भी देख लेता हूं। कुछ गलत है तो ठीक है, सुधार लेंगे। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए जाने जाते हैं। आपसे पूछेगा रीजन क्या है,
आपसे पूछेगा रीजन क्या है सर, तो इसके पीछे रीजन है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत कम है, और एनर्जी गैप बहुत कम है तो एनर्जी गैप बहुत कम है तो क्या देखने को मिलता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे स्कैंडियम जिसपे सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, जिंक जिसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। पहला और आखिरी एलिमेंट एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, बाकी सभी एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टू मैंगनीज और फिर डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो ये आपको देखने को मिलेगा, मैंगनीज +2 से लेकर के +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, फिर दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, फिर एलिमेंट विच ऑकर इन द मिडिल ऑफ द सीरीज एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद क्या है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, लेस नंबर ड्यू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज, मोर ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इस वजह से वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इस वजह से ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। फिर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की और बातों पे चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिफर बाय यूनिटी, बट पी ब्लॉक में ये डिफर करता बाय 2 यूनिट, जिसको हमने क्या पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये लाइन जो आगे आने वाली है ये जेईई मेंस में आया इस साल, याद रखना ये लाइन इस साल उठ के आई है सर जेईई मेंस के पेपर में। इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय हेवीएस्ट मेंबर, नीचे वाला एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है, बट ऑपोजिट इज ट्रू इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लोअर एलिमेंट जो है ना ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है। इसी के लिए आपको देखने को मिलेगा ऑस्मियम और रुथेनियम ये जो है ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 का दिखाते हैं। फिर क्रोमियम +3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम को लगता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वही मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो इसी ग्रुप में है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत नहीं मानते, बोले यार इतना ठीक है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना काम करने का हमारे पास क्या है सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये ग्राफ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड यहां पे हम बात करते हैं। यहां पे हम सभी को एसआरपी दे रखी है, ये जो एसआरपी है वो कौन सी एसआरपी है सुनिएगा, मेटल का M+2 को M में कन्वर्ट होने की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखा है। इसमें अगर अपन बात करें तो बाकी सारा टेबल रट तो सकते नहीं, इतनी भारी चीजें कहां से रटोगे, आपको बस E0 वैल्यू को ध्यान रखना है। E0 वैल्यू एसआरपी है, ये क्या एसआरपी है किसका सर, तो आप बोलेंगे एसआरपी फॉर M+2 से M में जाने का रिडक्शन पोटेंशियल है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें सर बस कॉपर के लिए ये पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के लिए ये नेगेटिव है सर। इसका मतलब सिर्फ कॉपर है जो कॉपर मेटल के फॉर्म में रहना चाहता है, बाकी सभी मेटल के फॉर्म में नहीं, अपने +2 आयन के फॉर्म में रहना चाहते हैं, बाकी सभी अपने +2 आयन के फॉर्म में रहना चाहते हैं। फिर अगर अपन आगे बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी चीजों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन पावर की बात करें है ना, एसओपी ऑर्डर की बात करें तो आप बोलोगे सर एसआरपी का ऑर्डर जो है एसआरपी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एसओपी हो जाएगा, तो ऑर्डर पलट जाएगा, बाकी सभी के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ कॉपर के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है। फिर E0 M+2 से M फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड, ये बात भी याद रखिएगा। और इन 3D सीरीज E0 कॉपर टू कॉपर इज ओनली पॉजिटिव, मतलब कॉपर 2+ से कॉपर जाना ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी कोई भी पॉजिटिव नहीं है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कभी भी इससे उठ के सवाल आ सकता है, कुछ आयन ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। आयन मेटल तो करता है कोई बात नहीं, लेकिन ये आयन्स भी ऐसे हैं। कौन कौन से आयन सर, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, ये 3 आयन एक साथ सीरीज के, टाइटेनियम फिर वेनेडियम फिर क्रोमियम, तीनों एक ही साथ के एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सभी क्या करता है सर, H+ को H2 में कन्वर्ट करता है और खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। फिर आगे बात करते हैं सर, निकल के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट नेगेटिव इन 3D सीरीज, निकल के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है सर। इसके बाद आगे पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप ट्रेंड ऑफ M+3 से +2 की बात करेंगे, मतलब मान लो कोई मेटल जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसको कहां जाना है सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके लिए क्या ऑर्डर है, आप बोलेंगे देखो टाइटेनियम के लिए नेगेटिव, मतलब टाइटेनियम जो है वो +3 में रहना चाहेगा, वेनेडियम के लिए नेगेटिव, मतलब वेनेडियम भी +3 में ही रहना चाहेगा, क्रोमियम के लिए भी नेगेटिव, मतलब क्रोमियम भी +3 में ही रहना चाहेगा, मैंगनीज के लिए पॉजिटिव, इसका मतलब मैंगनीज +2 में रहना चाहेगा, आयरन के लिए पॉजिटिव, मतलब आयरन +2 में रहना चाहेगा,
कोबाल्ट के लिए पॉजिटिव, मतलब कोबाल्ट भी +2 में रहना चाहेगा। इस यहाँ पे 3 एलिमेंट जो एक साथ आते हैं, दैट इज मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, इनके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये सभी +2 में रहना चाहते हैं। ये सभी कहाँ रहना चाहते हैं सर? जल्दी में एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और याद रखना Mn+2 और कोबाल्ट +3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+2 और Mn+2 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा? Mn+3 होना चाहिए, है ना? हाँ, Mn+3 और कोबाल्ट +3 ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों सर? क्योंकि Mn+3 अगर कभी भी होगा तो इसका डेस्टिनेशन है Mn+2, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोबाल्ट +3 कभी भी होगा, इसका डेस्टिनेशन है कोबाल्ट +2, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और विल एक्ट एज कैसा काम करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बात करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी अगेन। आप देखेंगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज इज नॉट पॉसिबल इन देयर सिंपल हैलाइड, सिंपल हैलोजन के साथ ये काम नहीं करता है। MnX7 डज नॉट एग्जिस्ट, MnOF3 एग्जिस्ट, केवल एक ही कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन के साथ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। बियॉन्ड मैंगनीज नो मेटल हैव ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट आयरन और कोबाल्ट। फिर फ्लोरीन स्टेबलाइजेस ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर बाय हायर लैटिस एनर्जी जो कि COF3 में, और ड्यू टू बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि VF5 एंड CrF6। फिर इन VFX5 ओनली VF5 इज स्टेबल, रेस्ट हाइड्रोलाइज टू गिव VOX3। बाकी सब हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, पानी के साथ ट्रेसेस में भी रिएक्ट कर जाते हैं। VF2 इज अनस्टेबल वाइल VX2, बाकी के सभी हैलाइड जो हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बोलता है मेरे साथ भी तुम +2 में रहोगे, मेरे साथ तो कम से कम +5 में चलो, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। और सेम अप्लाइज टू CuX। याद रखना ऑल CuX2 एग्जिस्ट एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड। कॉपर +2 का आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रखोगे। यहां पे क्या होता है सर? कॉपर जो है वो कॉपर +1 में चला जाता है +1 में, और आयोडीन को I2 में लेके चला जाता है सर। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो जाती है। फिर अगर हम बात करें मेनी कॉपर +1 कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दे डिस्प्रोपोर्शनेट। कॉपर +1 को पानी में जैसे ही रखा वो कॉपर +2 और कॉपर बना के देगा। और कॉपर +2 और कॉपर +1 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर कॉपर +2 इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, मच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है सर। फिर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एक्सीड्स देन फ्लोरीन। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन लेके जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन इज द विनर हियर। क्यों जीतेगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एज वेल, ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। फ्लोरीन लैक्स द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसी के लिए मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अगर आप देखेंगे किसके साथ सर, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो Mn2O7 मिलेगा जो कि +7 में है, और फ्लोरीन के साथ ये सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है सर। ये कैसा होता है सर? ग्रीन ऑयली लिक्विड। जैसे आपने बजाज शांति आंवला या आंवला तेल कोई देखा है ना, उसी तरीके का ये आपको देखने को मिल जाता है। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे VO2 + Cr2O7 और MnO4, तो इसमें आप देखेंगे सर ये +5 है, ये +6 है, ये +7 है। +7 वाला का ज्यादा, +6 वाले का उसके बाद, और +5 वाले का उसके बाद। फिर ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज विच दे आर रिड्यूस्ड टू, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रिड्यूस होता है किसमें? Mn+2 में जनरली, ये जाता है क्रोमियम +2 में, और ये जाता है वेनेडियम +2 में। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से Mn+2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एनसीईआरटी बहुत प्यारी 2-4 लाइनें लिखती है, सुनिए ध्यान से। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। बात ठीक है, हम जानते हैं। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन से दो तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट आता है, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, स्पिन ओनली इसी को कहते हैं सर। अब क्या होता है? फॉर 3D एलिमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वेंस्ड आउट। क्वेंस्ड आउट मतलब इट इज इग्नोर्ड, इसको हम क्या करते हैं सर? इग्नोर कर देते हैं, और हेंस ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो हम सिर्फ स्पिन के कारण स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यूएस कहते हैं वो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 ओवर मैग्नेटॉन। आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और म्यूएस को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जो सिर्फ स्पिन के कारण आया और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण नहीं आया। इसके बाद यहां ऊपर वैसे तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, बट ये फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड नहीं है सर, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ही चल रहा है। अगर आप हैलोजन के साथ इनके कंपाउंड्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं। आगे सुनिएगा, यहां से स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें
पढ़नी है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है, वो ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बार ही लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए भी रटा होगा। दूसरे की बात करें तो आप बोलेंगे दूसरा है सर एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन के बाद अगर हम तीसरे में चले तो तीसरा फैक्टर है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सभी के सभी बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अगर अपन आगे चले चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड हो गया, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है सर, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं सर, है ना, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलेगी। और एक बचता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेरे हिसाब से, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। इन सबको एक बार ही पढ़ते हैं और उसके बाद सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, क्वेश्चन और 2-4 रिएक्शन ऑफ मैंगनेट और परमैंगनेट आयन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, यहाँ पे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें सर, तो आप बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू स्मॉलर साइज। ये सारी वही बातें हैं जो हमने देखी, इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यही सारी बातें हमें पढ़नी है। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड की अगर अपन बात करें, है ना, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड लिख के कुछ भी लिखा हुआ है चलो मैं खुद ही लिख देता है ना, इस पे नहीं जाते यार, कुछ भी लिखा हुआ है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। कलर क्यों दिखाते हैं सर, ये यहीं कर लेते हैं ना बात, कलर क्यों दिखाते हैं सर, तो आप बोलोगे डी ट्रांजिशन सर। जनरली डी ट्रांजिशन के कारण ही आपको कलर दिखाते हुए मिलेंगे। और डी ट्रांजिशन कब नहीं देखने को मिलेगा कलर, तो आप बोलोगे D0 एंड D10 में कलरलेस होना चाहिए, बाकी सभी कलर्ड होने चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं सर, तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें अगर आप जानेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम की ना एक खासियत होनी चाहिए, क्या, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इसके पास जेड इफेक्टिव जो है ना इसका हाई होना चाहिए। ये दोनों ही किसके पास है, ये दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट के पास होता है और इसी के लिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। फिर अपन बाकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, आइए एक एक करके फिर अपन बाकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अपन आगे चलते हैं सर, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं कि ये क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये कहता है कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन कैटलिस्ट सॉलिड सरफेस। ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसकी बात कर रहा है। ये कैटलिस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या क्या कैटलिस्ट का एग्जाम्पल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, आइए उसकी बात जानते हैं आराम से, इत्मीनान से उसकी बात जानते हैं सर, है ना। तो देखिए सबसे पहला, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, क्यों, बिकॉज दे कैन फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी के कारण। मान लो कल को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट, मान लो कल को वेरिएबल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो पहला, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की पावर है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो मिला जुला के दोनों एक ही बात है, मिला जुला के दोनों एक ही बात है। ये क्या करते हैं ना, बिचौलिया का काम करते हैं। बिचौलिया काम कैसे सर, मान लो तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हारे दोस्त के पास बहुत पैसा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें पैसा देगा नहीं क्योंकि उससे पता है कि तुम पैसे लेके भाग जाते हो, भाई पैसा देते नहीं हो। अब वो बीच में किसी एक बंदे को खोजेगा कि भाई पैसे का रिस्क तुम्हारा, तुम मेरा पैसा लो, मेरे को थोड़ा ब्याज दे दो, बाकी तुम्हें जो करना है इस पैसे का करो। तो बीच में एक कैटलिस्ट आएगा, वो बोलेगा चल एक काम कर, मेरे को पैसे दे दे। फिर वो आपके पास आएगा, बोलेगा तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे को तो पैसे चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे, जब टाइम बोलेगा तभी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते। तो आपने देखा कि ये कारण है इसका, क्या, कि यहाँ पे ये दोनों कारण के कारण ये ऐसा काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है सर, अगर I- की रिएक्शन आप पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ कराओगे I2 के साथ अकेले, तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है सर, दिस इज अ स्लो रिएक्शन। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर आप आयरन यूज कर लोगे ना, इफ यू ऐड आयरन इनटू दिस रिएक्शन, हमने क्या किया सर,
Fe। इसी रिएक्शन में अगर आपने आयरन यूज कर लिया ना, तो आयरन करने पर ये रिएक्शन क्या होती है सर, आयरन +3 के साथ ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। आप बोलोगे फास्ट कैसे हुआ सर? अब देखो आयरन बिचौलिया काम कैसे किया। एक्चुअली में क्या था, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना था। I- ने बोला मैं परऑक्सो डाइसल्फेट आयन को इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या बोला कि अच्छा आयरन +3 आया, बोला ए भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसको I2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये गया इसके पास, बोला ए भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और खुद हो गया आयरन +3 में। ओवरऑल रिएक्शन वही जो ऊपर लिखी है, एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, काम बस करवा दिया सर। फिर कुछ कैटलिस्ट की बात करें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि H2SO4 बनाने में काम आता है, उसमें V2O5 का इस्तेमाल किया जाता है। हेबर्स प्रोसेस जो कि अमोनिया बनाने में काम आता है, उसमें हम पाउडर्ड आयरन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन में हम निकल का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कुछ प्रोसेस और उनके कैटलिस्ट एक बारी मैं लिख देता हूं। फिर उसके बाद एक होता है अपने पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम नाइट्रिक एसिड बनाया करते थे, इसमें हम प्लैटिनम का यूज करते थे, प्लैटिनम और रोडियम का यूज करते थे। फिर इसके बाद एक है ढक्कन प्रोसेस, या इसको वैसे तो डिकॉन प्रोसेस कहते हैं, मैं नॉर्मली ढक्कन प्रोसेस कह देता हूं। इसमें अपन क्या बनाते थे सर, बोलो बोलो, डिकॉन प्रोसेस या ढक्कन प्रोसेस में क्या बनाते थे? तो इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2, HCl का ऑक्सीडेशन करके Cl2 बनाया जाता था। इसमें अपन यूज करते थे CuCl2 एज अ लीगेंड, है ना। इस तरीके से एक वॉकर प्रोसेस भी होता है। वाकर प्रोसेस में PdCl2 का यूज करते थे, वाकर प्रोसेस, इसमें अपन PdCl2 का एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे। ये कुछ कैटलिस्ट है कॉमनली यूज्ड। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर देयर इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। होता क्या है, जब सेंट्रल मेटल या जब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इस तरीके से लैटिस बनाते हैं सर, ठीक है, इस तरीके से वो लैटिस फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे हर एक पॉइंट, यहां पे हर एक इंटरसेक्शन एक एटम को दिखा रहा है, मेटल एटम को दिखा रहा है। अब होता क्या है, छोटे एटम जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में, ये क्या होते हैं, इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके फंस जाते हैं सर। जैसे मान लो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा नाइट्रोजन गया, या एक नन्ना सा मुन्ना सा हाइड्रोजन गया, यहां फंस गया। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा सर, इस वाले मेटल से बॉन्ड, इस वाले मेटल से बॉन्ड, इससे बॉन्ड, इससे बॉन्ड, कैसे ये बॉन्ड बनेगा सर? तो ये बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और इस मेटल के बीच में, ये वैन डर वाल फोर्स होता है सर। अब वैन डर वाल फोर्स से फंस गया यहां पे, और एक बार यहां पे फंस गया तो इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, ऐसे ही कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोल देते हैं। We call such compound as interstitial compound। याद रखना, ये ना तो आयनिक होते हैं, ये ना ही कोवेलेंट होते हैं, ये सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ये सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल यहां पे लिख रखे हैं। ये सभी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। जनरली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होल नंबर में आपको एटम्स नहीं दिखेंगे। फिर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाइयर देन प्योर मेटल, बहुत हार्ड होते हैं, है ना। मेटालिक कंडक्टिविटी इनकी बनी रहती है, और ये केमिकली भी इनर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। फिर एलॉय फॉर्मेशन की बात करें तो दे आर नोन फॉर देयर एलॉय फॉर्मेशन। ये अपने एलॉय फॉर्मेशन के लिए भी जाने जाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी इनके पास कैसे आती है सर, तो आप बोलोगे इनका साइज इतना सिमिलर होता है ना कि ये आराम से एलॉय बना लेते हैं। एलॉय होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन होता है, याद रखना, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय फॉर्म्ड बाय एन एटम विद इन आर मेटालिक दैट आर रेंज ऑफ ±15% ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि एक एटम का साइज अगर 100 पिकोमीटर है, मान लो पेरेंट एटम का साइज अगर 100 पिकोमीटर है, तो आप 85 पिकोमीटर से लेकर के 115 पिकोमीटर के रेंज वाले एटॉमिक साइज के एलिमेंट को इसमें अलॉय कर सकते हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, बताओ। हाँ भाई, एक बढ़िया सवाल पूछूं। अगर मान लो ये 100 पिकोमीटर के हिसाब से तो मैंने बता दिया, अगर मान लो मेरे पास 200 पिकोमीटर होता एटम का साइज, है ना, तो 200 पिकोमीटर के लिए रेंज क्या हो जाती सर, कहां से कहां तक हम अलॉय कर सकते थे, बताना भाई। 200 पिकोमीटर अगर हमारी ये हो जाती, है ना, एलिमेंट का साइज जो है, एटम का जो मेन एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है, उसका साइज अगर 200 पिकोमीटर होता तो हमारी रेंज क्या हो जाती, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो, इसका 15%, इसका 15% कितना होगा, 200 का 30, तो इससे 30 कम कर दो तो 170, और इस पे 30 बढ़ा दो 230। इसके बीच का जो भी एलिमेंट है वो अलॉय फॉर्मेशन के काम आ जाएगा।
वो एलॉय फॉर्मेशन के काम आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, एलॉय फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टीज हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर स्टील और स्टेनलेस स्टील आर फेरस एलॉय विच में कंटेन, कौन कौन इसमें होता है सर स्टील में, तो सुनिएगा स्टील में कौन कौन एलिमेंट होगा, आराम से सुन लो। क्रोमियम के आगे पीछे और नीचे, क्रोमियम के आगे पीछे कौन है सर, क्रोमियम है, हाँ सर, पहले वैनेडियम बाद में मैंगनीज और इसके नीचे मोलिब्डेनम और टंगस्टन, यही सारे एलिमेंट है। देखो क्रोमियम पीछे, फिर क्रोमियम के आगे, फिर क्रोमियम के नीचे, है ना, तो यही सारे एलिमेंट है जो फेरस एलॉय को काम देते हैं। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर एलॉय ट्रांजिशन मेटल विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल कुछ दे रखा है, जैसे कि ब्रास दे रखा है फॉर कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज दे रखा है फॉर कॉपर प्लस टिन, है ना, तो ये कुछ एलॉयज है। आगे अपन ऑक्साइड्स और ऑक्सो अनायंस की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड 2-3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कभी भी देखने को मिल सकता है। वो क्या है सर, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ टाइप ऑफ ऑक्साइड। स्कैंडियम क्यों नहीं बना पाता सर, क्योंकि स्कैंडियम +2 फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसी के लिए एमओ टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता, और ये सभी के सभी आयनिक होते हैं +2 वाले ऑक्साइड। फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर विच इज अटेन्ड फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड इज सीन। आयरन इसमें नोन है, और आयरन का एक और आयन FeO4 2 नेगेटिव, जिसमें आयरन +6 में है, इसको हम बोलते हैं फेरेट आयन। पहले तो फेरेट आयन कैसे बनता था इसकी रिएक्शन भी पढ़ते थे, बट अब नॉट इंपॉर्टेंट। फिर Mn2O7 इज अ कोवलेंट एंड ग्रीन ऑयल, लिक्विड होता है, बता दिया। अब सुनिएगा, Mn2O7 को पानी में डालेंगे तो देखो ये एसिडिक ऑक्साइड है। मैंने बोला था ना कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +7 में हो तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, पानी में डाला, एसिड दिया, इसको परमैंगनिक एसिड बोलते हैं। फिर उसी तरीके से क्रोमियम है ना, क्रोमियम +6 को पानी में डालेंगे तो ये हमें क्या देगा सर, ये हमें क्रोमिक एसिड देगा या डाइक्रोमिक एसिड देगा ये हमें, ठीक है। अगला 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा इससे। अगर V2O5 जो कि एम्फोट्रिक नेचर का है, मानते हो, यस सर, एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा। अबे रिएक्ट तो कर जाएगा, वो तो मुझे पता है, प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा सर वो सुनिए। तो अगर V2O5 की हम बात करें, किसकी, V2O5 की, V2O5 में अगर आप पानी मतलब बेस डालते हो, तो अब सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, सर बेस डालोगे ना तो V2O5 बोलता है अच्छा बेस डालोगे तो मैं एसिड की तरह बन जाऊंगा। किस एसिड की तरह, तो फास्फोरस का एसिड कौन सा, फास्फोरिक एसिड, उसका आयन होता है कौन सा, फॉस्फेट, वैसा ही मैं आयन बनूंगा, और फास्फोरस की जगह सिर्फ वैनेडियम लगेगा तो VO4 3 नेगेटिव आयन बन जाता है सर। फिर वही अगर अपन बात करें, इसको आपने एसिडिक मीडियम में रखा, इसको आपने किस मीडियम में रखा सर, एसिडिक मीडियम में रखा, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, H+ के साथ ये क्या करता है समझना, एक वैनेडियम और एक ऑक्सीजन अपना गायब कर देता है, एक वैनेडियम और एक ऑक्सीजन अपना गायब कर देता है, और ये बना लेता है VO5 VO4 और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एम्फोट्रिक बट मेनली एसिडिक, मतलब ये होता है ज्यादा एसिडिक की तरफ है। फिर V2O4 में अगर आप H+ डालोगे तो ये आपको VO2+ बना के देगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इसका दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज NCERT में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी ऑक्साइड्स की बात करें तो याद रखना CrO इज बेसिक और Cr2O3 इज एम्फोट्रिक। फिर अगर हम वैनेडियम के ऑक्साइड्स की बात करें तो इधर से इधर जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, और इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ना। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ DNA ब्लॉक एलिमेंट। हम 4 आयंस के बारे में जानेंगे। कौन कौन से सर, सबसे पहला क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आइए एक बार शुरू करते हैं, है ना, एक बार शुरू करते हैं, आपसे सवाल जवाब करना। डाइक्रोमेट, सवाल जवाब के लिए तैयार है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए। आइए देखते हैं, क्रोमेट डाइक्रोमेट खत्म होने वाला है। क्रोमेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CrO4 2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। यस सर, बिल्कुल। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें सर तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- होता है। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- होता है। देखेंगे अगर आप तो आप ये बोलेंगे कि सर ये दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज हैं। ये भी कैसा है सर, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी कैसा है सर, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताते जाओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला ऑप्शन जो आपको टिक करना है, हाइब्रिडाइजेशन का पहला ऑप्शन जो आपको सोचना है वो है D3S। मतलब अगर D3S ऑप्शन में है तो पहले आप D3S के लिए जाएंगे। इफ D3S इज नॉट
नॉट देयर, तो आप टिक कर देंगे sp3। पहला ऑप्शन आप खोजेंगे D3S, अगर D3S नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में तो आप sp3 के लिए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। D3S नहीं मिलने पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसके साथ बनती है सर, sp3 के साथ बनती है, तो हम sp3 के साथ चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप बोलेंगे +6। यहाँ पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, +6। इसके कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है, जल्दी से बता दो भाई। इसका कलर कैसा होता है सर, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? डाइक्रोमेट के कलर के बारे में बस एक बात याद रखना, ये रसना की तरह होता है। रसना देखा ना, या फैंटा की तरह होता है, बोले तो ऑरेंज। किसी को घोल के पिला दिया भाई साहब, उसका अंजर पंजर सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा सिस्टम ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई, पूरा सिस्टम ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा अंदर से। समझ गया क्या? ये किस कलर का होता है सर, तो येलो येलो डर्टी बफेलो, है ना, येलो कलर का होता है सर, येलो कलर का। फिर बॉन्ड ऑर्डर से यहाँ पे डिफरेंसेस देखा जाता है। बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज 6, सिग्मा बॉन्ड दैट इज 4 या 1.5। यहां पे अगर हम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर इस वाले बॉन्ड को तो हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब करवा सकते हो पार्टिसिपेट, बट बहुत हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर। इधर वाले बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं आपस में रेजोनेंस में, तो इधर बॉन्ड की हम बात करें तो इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगे सर, 1 2 3 4 5/3, 5/3 कितना होता है सर, कोई बताएगा क्या मुझे? ये आया 1.66। तो यहां वाले क्रोमियम ऑक्सीजन और यहां वाले क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड को, अगर मान लो इसको मैं बॉन्ड लेंथ ए बोलता हूं, इसको मैं बॉन्ड लेंथ बी बोलता हूं, तो आप ये देखेंगे कि सर ए और बी में ए की साइज बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। क्या ये बात क्लियर है? पता है 5/2 कैसे होगा भाई, 3 होगा ना, 1 2 3 4 और ये भी तो 1/5। क्लियर 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 क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करते हैं। इसको बनाने का तरीका है सर, क्रोमियम का एकमात्र ओर जिसका नाम है क्रोमाइट, FeCr2O4। अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में आयरन का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं सर, फ्यूजन मिक्सचर डालते हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट है। फ्यूजन मिक्सचर क्यों? ये मेल्ट करने में मदद करता है, ये बेसिकली इंप्योरिटीज की तरह काम करता है और ये इंप्योरिटी हमें मेल्ट करने में आसानी प्रोवाइड करता है। आगे फिर फ्यूजन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। फ्यूजन करने पे हमें क्या मिलता है सर, येलो कलर का Na2CrO4 मिलता है, साथ में बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस Na2CrO4 को हम एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो हमें Na2Cr2O7 मिलता है। ये वाला रिएक्शन जो है ये आपका इक्विलिब्रियम पर, आयनिक इक्विलिब्रियम पर होता है। Na2Cr2O7 की अगर अपन बात करें तो ये ऑरेंज कलर का होता है। इसको भी हम यूज नहीं करते हैं सर, इसको भी अपन यूज इसको भी अपन यूज नहीं करते हैं। ये वाला तो ऊपर वाला ही रिएक्शन मेरे हिसाब से लिखा हुआ है ना, तो इसको तो हटा दो, वी डोंट, है ना, ये सेम ही रिएक्शन है। फिर क्या होता है सर, फिर Na2Cr2O7 जो है उसमें KCl डाल के हम दीदी रिएक्शन कराते हैं। कौन सी रिएक्शन? ये दीदी रिएक्शन क्या है सर? अरे दीदी का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम डबल डिस्प्लेसमेंट, कभी भी तुम्हें कोई रिएक्शन समझ में ना आया और आयन दिख रहा हो, तुम दीदी रिएक्शन करवा देना, डबल डिस्प्लेसमेंट करा देना, इस आयन को इससे रिप्लेस करते और हमें मिल जाता है K2Cr2O7 और हम K2Cr2O7 को यूज करते हैं। आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा, आपके मन में सबसे पहला सवाल जो है वो ये आएगा कि सर वाई K2Cr2O7? मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना चालू करना। वाई K2Cr2O7 नॉट Na2Cr2O7? बताओ ऐसा क्यों है? K2Cr2O7 को क्यों पिक किया? Na2Cr2O7 का भी तो अपन यूज कर सकते थे। तो इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, सुनिए ध्यान से। पहले तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ये कम सॉल्युबल होता है। कम सॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट जल्दी करेगा, हमें ऑब्टेन करना आसान, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक नेचर है सर, ये कैसा नेचर का होता है? बोलो बोलो बोलो। तो आप बोलोगे सर इसको हम बोल सकते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसेंट, है ना। ये क्या होता है सर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। पानी को सोडियम के सॉल्ट जितने भी है ना, हाइग्रोस्कोपिक,
सोडियम के सॉल्ट जितने भी है ना वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हवा से खींच लेते हैं पानी भाई, हवा से पानी खींच लेते हैं। और पानी खींचेंगे तो क्या होगा, हम टाइट्रेशन वगैरह में अच्छे से हेल्प नहीं ले पाएंगे, हम जो भी वेट वगैरह मेजर करेंगे वो हमेशा गलत आएगा। इस वजह से हम इसका यूज तो करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं एज प्राइमरी स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें तो सिंपल याद रखिएगा 2-3 बातें। सबसे पहली पॉइंट क्या है सर, अगर क्रोमेट आयन में H+ डाला तो डाइक्रोमेट आयन मिलेगा, अगर डाइक्रोमेट आयन में OH- डाला तो आपको क्रोमेट आयन मिलेगा। ये इंटर कन्वर्जन इज pH डिपेंडेंट। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका बॉन्ड पैरामीटर्स दे रखा है, बॉन्ड पैरामीटर ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर K2Cr2O7 इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। याद रखना ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है सर, मतलब हम इसको टाइट्रेशन करने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर अगर हम K2Cr2O7 की बात करें, इसका यूज क्या है सर? 2 यूज है, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा टाइट्रेशन की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शन में इसके E0 सेल की वैल्यू दे रखी है, E0 सेल चलो हटाओ, हम देख लेते हैं कि अगर क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिफाइड मीडियम में लिया है तो ये क्रोमियम +3 में जाता है। इसका कलर कैसा है सर? ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या क्या किसको किसको कन्वर्ट करता है? I- को I2 में, Sn+2 को Sn+4 में, Fe+2 को Fe+3 में, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है सर। ये सिंपल रिएक्शन है जो ये करता है, एनसीईआरटी में लिख रखा है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिख रखा है। उसके बाद अगर हम आगे चले सर, KMnO4 पोटेशियम और क्या कहते हैं, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, KMnO या K2MnO4 एंड KMnO4। इसमें देखेंगे तो ये कौन सा आयन है सर? ये आयन है आपका MnO4 2-, इसको हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। दिस इज मैंगनेट आयन। इसकी अगर अपन बात करें ये कौन सा आयन है सर, तो आप इसको बोलेंगे दिस इज परमैंगनेट आयन। ये 2 आयन है सर, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्ट्रक्चर क्या है सर? मैंगनीज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O-, ठीक है। यस सर, यहाँ पे बात करें मैंगनीज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O-। अब इसके बारे में कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या चीजें सेम है, क्या क्या चीजें डिफरेंट। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री, तो इसकी भी टेट्राहेड्रल है और इसकी भी टेट्राहेड्रल है। ऐसे कंपाउंड में कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखे तो पहला ऑप्शन अपन D3S के साथ जाएंगे, D3S नहीं मिला तो अपन sp3 के साथ चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें D कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये D या इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये मैंगनीज +6 है, मैंगनीज +6 का मतलब ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है सर। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? D1 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है सर? आप बोलेंगे ये मैंगनीज +7 है, मैंगनीज +7 D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक नेचर ही अलग है सर। इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक है भैया। इसकी बात करें तो इस पे क्या है सर? इसकी बात करें तो इस पे क्या है सर? इस पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायामैग्नेटिक है भैया, ये बात याद रखिएगा। दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है सर? इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं। और इसकी बात करें, इसका कलर कैसा होता है सर? पर्पल या पर्पल पिंक होता है। इनकी कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनके कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली इंटेंसिफाइड कलर। रीज़न कोई पूछे क्या रीज़न है तो बोल देना सर इसका कलर का जो कारण है वो डी ट्रांजिशन नहीं होता है, दी में ट्रांजिशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके कलर का सिंपल सा कारण है चार्ज ट्रांसफ़र, इसके कारण का सिंपल सा कारण है चार्ज ट्रांसफ़र। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार ही देख लेते हैं। इसके MOP कैसे करेंगे सर, कैसे बनाया जाता है इसको? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले MnO2 ले लो। MnO2 का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड पाइरोलूसाइट, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में करते हैं KOH के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की जगह आप KNO3 को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि KNO3 को हीट करोगे तो भी ऑक्सीजन मिलेगा, KClO3 को यूज करोगे तो भी ऑक्सीजन मिलेगा। फ्यूजन करेंगे सर, हमें K2MnO4 मिल जाएगा, डार्क ग्रीन कलर का होता है। फिर K2MnO4 को हम एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में रखेंगे तो ये क्या करता है सर? ये डिसप्रपोर्शनेशन, उठापटक रिएक्शन करता है। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक बारी मैक्सिमम +7 में जाता है और एक बारी +4 में जाता है। यहां से हमें मिल जाता है KMnO4, यहां से हमें KMnO4 मिल जाता है। स्टेप 2 को कमर्शियली करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन मीडियम में तो भी हमें MnO4- मिल जाता है सर, पहला पॉइंट। दूसरा, लैब में बनाना है तो Mn+2 आयन को पकड़ो और बोलो Mn+2 इधर आ, इसको क्या करो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करा दो, ये आपको MnO4- आयन और साथ में सल्फेट बना के दे देगा। रिएक्शन आर नॉट बैलेंस्ड।
उसके बाद अगर अपन आगे बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको हीट करते हो सर, किसको, KMnO4 को, हीट करने से ये K2MnO4 और MnO2 दे देगा। पहला सवाल मेरा ये है आपसे इस रिएक्शन के बारे में कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इज दिस रिएक्शन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जल्दी से बताइए यस और नो। डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, बताइए, बोलो भाई, देखिए कमेंट बॉक्स में कौन सही बताता है। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? इज इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर को कोई तो रोक लो। क्या खा के आए हो सर? कुछ नहीं खाया हूं, तभी तो इतनी ताकत है। हाँ। चलिए, कुछ खा लेता तो बॉडी पचाने में चली जाती, और पचाने में चली जाती तो एनर्जी कम हो जाती। बताइए, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है बे, कैसे देखते हो तुम लोग? आप बोलोगे सर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कभी भी कोई स्पीसीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकता यार। ये +6 में है और ये +4 में है, अबे रिडक्शन, ये दोनों रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ये बात याद रखिएगा। KMnO4 इज इंटेंसली कलर्ड और डायमैग्नेटिक बट वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक होता है। ये इनके स्ट्रक्चर है, बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। रिएक्शंस की अपन बात करें तो रिएक्शन देख लीजिए ध्यान से। रिएक्शन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मीडियम डिपेंडेंस होता है। अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर मीडियम डिपेंडेंट होता है, आप सभी को पता है। एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितने का होता है सर? आप बोलेंगे इसका एन फैक्टर 5 है। न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक में कितने का? न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक में कितने का होता है? तो आप बोलेंगे न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक में इसका एन फैक्टर जो है वो होता है 3 का। और अल्कलाइन मीडियम में इसका एन फैक्टर क्या होता है सर? आप बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम में इसका एन फैक्टर जो है वो होता है 1 का। ठीक है, पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीजियम +2 में, और ये I- को I2 में कन्वर्ट करेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट करेगा, H2S को सल्फर में, सल्फाइट आयन को सल्फेट आयन में, और नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ सब जगह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ सब जगह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, यस सर। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम में। ये क्या करता है सर? खुद तो कन्वर्ट होता है MnO2 में, लेकिन I- को IO3 में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर पर मैग्नेट आयन का आप कोई देखेंगे तो यही है। आप देखो ना, यहां पे इसने I- को कन्वर्ट किया I2 में, लेकिन यहां पे I- को कन्वर्ट कर दिया किसमें? IO3- में, याद रखिएगा। और थायोसल्फेट को सल्फेट में, मैंगनीज +2 को इसमें। यहां पे कुछ और बातें लिखी हुई है, मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सर अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब तहलका मचाने वाला सवाल देखने को मिला, वो ये है कि मेरे को बताओ कि क्या K2Cr2O7 को हम यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड और KMnO4 कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड? इसको मैंने बोला स्टेटमेंट ए, इसको मैंने बोला, या ऐसे बोल दिया, इसको मैंने बोला स्टेटमेंट 1, इसको मैंने बोला स्टेटमेंट 2। आपके पास ऑप्शन है ए स्टेटमेंट 1 के बारे में और स्टेटमेंट 2 के बारे में, बी, सी और डी। सर ये दोनों ही ट्रू हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स हैं? जल्दी से बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स गो फॉर द पोल। जल्दी बताइए इसका ABCD में क्या ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी बताइए सर। बताइए क्या होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे ईमानदारी से तो आप बोलेंगे सर देखो, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम लोगों ने ए टिक किया, मुझे पता था ए टिक करेंगे। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल इस बार जेई ने तहलका मचाया भाई। सवाल ऐसे डाल के ना, जो मतलब ऊपर नीचे वाली बात बता के निकल लेते थे, भाई साहब तहलका मचा दिया जेई ने इस बार, तहलका मचा दिया इस बार जेई ने। क्यों? सुनिएगा ध्यान से, रीजन क्या है। सर कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? वो एक्स्ट्रा प्योर होना चाहिए,
ये बहुत ही प्योर होना चाहिए सर, अगर ये प्योर नहीं है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। और KMnO4 की अपन बात करें ना, तो KMnO4 जब अपन बनाते हैं तो इसके साथ में हमें MnO2 का क्या मिलता है सर, इंप्योरिटी मिलता है। और क्योंकि इसको हाईली प्योर नहीं बनाया जा सकता, इसी के लिए इसको प्राइमरी नहीं, इसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। दोनों वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ही काम में आता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमें क्या करना पड़ता है सर, पहले प्राइमरी से टाइट्रेट करके फिर उसको यूज कर सकते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करो उसके बाद यूज करो, ऐसा होता है सर, डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं सर, इसके बाद अपन सवाल में आ जाते हैं। DNA ब्लॉक हो चुका है पूरा। आइए देखते हैं सवाल नीट का, है ना। नीट का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आइए करते हैं। सवाल क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन कॉपर। अच्छा, ये सवाल तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, ये P ब्लॉक में भी दे रखा है। बताओ जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, क्यों ऐसा। कॉपर +2 और कॉपर +1 में कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, जबकि ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन बीइंग, बताइए। बस अब सॉल्ट एनालिसिस शुरू करेंगे, द लास्ट चैप्टर इज गोइंग टू बिगिन। हाँ, तो आप बोलेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सर डिहाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। पोल ज्यादा देर का कर दिया था क्या? 98% लोगों ने सही आंसर किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी भी 2% गलत कर रहे हैं, है ना। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे अगर अपन चले तो अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। सवाल कह रहा है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म इतना। अच्छा देखो, अब एनसीईआरटी की लाइनें उठा के नहीं दी है भाई, अभी यही सारी लाइनें तो अपन लिख रहे थे। अभी यही सारी लाइनें एनसीईआरटी की नहीं लिखाई थी तुम्हें, सारी लाइनें एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम। क्या है सर, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। सही है कि नहीं? आप बोलोगे सर ये तो अभी पढ़िया है सर, एकदम टरू है सर, एकदम टरू। फिर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड फ्रॉम इतना टू इतना। और एकदम मतलब सर एनसीईआरटी की लाइनें छापी है सर, लाइनें एकदम उठा के छाप रखी है सर। आप बोलोगे ठीक है सर, ए और बी ऑप्शन ही नहीं है क्या? गड़बड़ कर दिया का? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है तो देखो यार, ए तो करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए। बी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए। जब ये दोनों होंगे ही नहीं तो एक ही ऑप्शन सही है भाई, एक ही ऑप्शन सही है भाई। वो कौन सा हो गया? मतलब एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है जिसमें दोनों इनकरेक्ट है, वो डी हो गया सर। लॉजिक से कर लिया भाई, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। V2O4 डिजोल्व इन एसिड टू गिव दिस। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोट्री नहीं, एम्फोट्रिक होगा। देखा तुम? अब तुम बताओ यार, मैंने एनसीईआरटी में यही लाइनें लिखवा रखी है ना दोस्त, क्या यही सेम लाइनें नहीं लिखवा रखी? तुम बताओ, इसी से एकदम उठा के सवाल नहीं पूछा? कहाँ गया भाई? इसी से हर एक लाइन उठा के नहीं दिया है? V2O4 H+ मीडियम में VO2+, हर एक लाइन उठा के दिया है भाई। तुम सोचो, ऐसे ही एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, तभी तो एनसीईआरटी सारी करा दी कि जा भाई तू भी कैसे सवाल छोड़ेगा मैं भी देखता हूँ, तू भी कैसे सवाल छोड़ेगा मैं भी देखता हूँ। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। सवाल कह रहा है कि गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। गैडोलिनियम का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होती है। तो गैडोलिनियम का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। आप बोलोगे गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है 4f7 5d1 6s2। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के कारण ये क्या हो जाएगा सर, आसानी से तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हाई बेसिक कैरेक्टर फर्जी, स्मॉल साइज फर्जी, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप बोलोगे सर हाफ फील्ड में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, तो यही आंसर हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉप कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने लोगों ने इसको, 97.64% लोगों ने इसको सही किया। शानदार भाई, गजब, तबाही मचा दी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जिरकोनियम और हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बिकॉज। तो बोलो सर जिरकोनियम कहां आता है सर, पीरियड नंबर, हॉफनियम कहां आता है पीरियड नंबर 6। अरे 5 और 6 में कोई भी घपला हुआ तो रीजन क्या होगा जी? 5 और 6 में कोई भी घपला हुआ तो रीजन क्या होगा जी? बताया था ना आपको, बोलो बताया था ना कि क्या हो जाएगा इसका रीजन।
तो आप बोलेंगे अरे सर सिंपल है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, खत्म, सोचना ही नहीं है सर। अरे कुछ भी घपला हो एक ही आंसर होता है जी, कुछ भी घपला हो एक ही आंसर है, दूसरा कोई आंसर ही नहीं होगा, दूसरा कोई आंसर ही नहीं होगा सर। स्टॉप करते हैं पोल, बहुत कर लिया पोल, देखते हैं। ला 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 94.85% लोगों ने सही दिया। नीट के खूब सारे सवाल कर लिए, अब नीट के सवाल इसमें हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं लेके चलता हूँ अब आपको जेई के सवालों की दुनिया में। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी 5-10 सवाल सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इतना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। चलिए बताइए, ये भी सवाल शायद आया हुआ लग रहा है मेरे को। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ये भी आया है शायद नीट में, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 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 चलिए, आपका समय शुरू होता है। x +3 है, +3 में ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है सर। अरे एक बात बताई थी तुम्हें, क्या डी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है एटॉमिक नंबर 2x, ऐसा ही कुछ होगा ना, तो आप बोलो सर 2 + x माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये किसके बराबर होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन के, जो कि है 3, ठीक है। हाँ सर, आप बोलो सर इसका मतलब 2 + x किसके बराबर हो गया, ये -3 इधर चला गया, +6, x किसके बराबर हो गया सर, आप बोलेंगे x बराबर हो गया 4 के, x 4 के बराबर है, इसका मतलब 2x यही इसका एटॉमिक नंबर है, 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है आंसर। यहां से भी निकाल सकते हैं सर जो आपको आरबीआई दिया वो भी मदद कर देगा इसको निकालने में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला आरबीआई जो दिया था ना, अबे 26, मैंने गलती करी है क्या। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जोड़ोगे बे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जोड़ोगे तो ये 3d5 हुआ और 4s1 हुआ। कैसे 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 लोगे यार, बट कुछ भी कमेंट कर रहे हो। अगला सवाल देखो, यही सवाल उठ के आ गया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ इज इतना, दैट ऑफ कॉपर +1 इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही होगा बता दीजिए। देखो यही सवाल, मैंने क्या बोला, एग्जाम्पलर के सवाल सीधा उठ के आ जाते हैं सर, सीधा डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। (4s2) नहीं होता है सर, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो आप बोलेंगे सर इसमें कॉपर 2+ मोर स्टेबल, ठीक है ये बात सही लग रही है। 2+ लेस स्टेबल गलत लग रही है। 2+ एंड इतना इक्वली स्टेबल गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ इतना इतना डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ कुछ भी, फर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, पहला ऑप्शन सही हो गया। रीजन हाइड्रेशन एंथैल्पी, रीजन, अरे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट पे थोड़ी डिपेंड करता है। कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है सर ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल पे। अच्छा तुमने बड़ा ऑप्शन देख के बड़ा ऑप्शन टिक कर देते हो क्या, कि नहीं सर जो सबसे बड़का ऑप्शन है भाई। अच्छा चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक, ओए यार सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करेगा, जल्दी से बता दो। 30 सेकंड भी ज्यादा लग रहे हैं मुझे, 30 सेकंड भी मुझे इसके ज़्यादा लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में किसके पास होगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है सर, 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डी के पास, है ना। ये पोल खराब है, मैं समझ गया, वो पोल पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे मार्क करवा दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं यार, ठीक है चलता है ये। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। देखते हैं बी, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए जो अभी भी टिके हुए हैं, जो अभी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, इनमें से सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड के लिए कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखते हैं भैया आप में कितने लोग करते हैं सही। ABCD, वाह ये भी अच्छा तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन है। लैंथेनॉइड के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉप पोल कर देते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। 92.16% लोगों ने सही आंसर दिया। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। चलिए अब थोड़ा सा जेई का सवाल, कुछ जेई के स्वाद अच्छा जेई के स्वाद अंत में चखेंगे तब, चलो है ना।
जेई के स्वाद थोड़े अंत में चखेंगे। अच्छा देखो ये सवाल आ गया ना, ये सवाल कर लेते हैं एक बारी। सवाल क्या है कि KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। बहुत अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज टू। ओए होए होए, फिर से देख लो, आपके नोट से ही सवाल आएंगे भाई। इतने कम टाइम में आप में से मुझे पता बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमने और किया था, हम तो 7-8 घंटे में कर रखे थे, हमने क्या कहते हैं 9 घंटे में भी रिवीजन कर रखा है, पूरा रिवीजन। लेकिन इस बार जो रिवीजन आपको कराया ना, इसमें एनसीईआरटी की वो जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ना, वो सब लेके आया हूँ सर। तो टाइम तो लगेगा ना, अगर तुम सब पढ़ोगे, सारी बातें पढ़ोगे तो टाइम लगता है यार, है ना, टाइम तो लगता है ना दोस्त। तो ये देखते हैं किसमें कन्वर्ट करेगा सर, इसमें कन्वर्ट कर देगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कितने, इसको तो सभी ने सही किया होगा, 78.87 लोगों ने सही किया। ऐसा कोई भी सवाल है तबाही मचा देना।